So my dear student, now we are going to conclude part 5 of chapter 1, last time real numbers, number system or real number, and this is the fifth part of the chapter, and where here we are going to discuss rational number and irrational number, how we can prove a number is rational or irrational, and we will use fundamental theorem of arithmetic. Okay, so now let's start. Say this, there is given some numbers. These are the numbers root 2, root 3, root 15, pi, root 2 upon root 3, and this is the non-terminating, non-repeating. It is neither terminating nor repeating. There is no pattern repeating. Okay, so these are the number are irrational. So we have to prove root 2 is an irrational number. So how we will do this? Before the proving this, any imperfect number which is under root, which is go to under root, that is called an irrational number. Suppose that 2 is an imperfect square, 3 is an imperfect square, 15 is an imperfect square. When it goes in under root, it will become an irrational number. So these all are the irrational number. So now we have to prove how it is an irrational number. But before the proving these are the irrational number, we have to show one theorem, that is called fundamental theorem of arithmetic. Like, suppose that this is a number p divide a square. If p divide a square, then p must be divide also a. ओके, अगर p जो है a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो p को a को भी डिवाइड करना पड़ेगा. कैसे? लेट्स सी. a स्क्वायर तो ऐसे ही लिखेंगे, डिवाइडेड बाई p. अगर ये डिवाइड हो रहा है तो ये और ये कट जाएगा, तो कोई एक तो कटेगा ना. जब कोई एक कटेगा तो फिर क्या होगा? इसका मतलब सर a भी p से डिविजिबल है. तो मैं यहां पर लिख सकता हूं कि इफ, हमने एक थ्योरम लिख दिया कि इफ p a स्क्वायर इज डिविजिबल बाई p, इफ a स्क्वायर इज divisible by 3, not 3, a square is divisible by p, then a is also divisible by p. A is also divisible by p. तो इस चीज को हमें याद रखना है, और we will use this theorem in proving root 2 as an irrational number, or whatever the number which is imperfect goes under root, which called irrational number. So proving the irrational number, we use this theorem. Okay, so now theorem 1.4, root 2 is irrational. We have to prove this कि root 2 जो है वो irrational number कैसे है. So ये थ्योरम अपने माइंड में रखिएगा कि अगर कोई नंबर का स्क्वायर किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर भी उस नंबर से डिवाइड होगा. जैसे a स्क्वायर p से डिवाइड हो रहा है या p a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो p a को भी डिवाइड कर देगा. कैसे? ये दिख रहा है साफ साफ आपको, है ना. चलिए आगे देखते हैं. तो हमें प्रूफ करना है कि सर रूट 2 इज एन इररेशनल नंबर. रूट 2 इज एन इररेशनल नंबर. इसको प्रूफ करना है तो हम क्या करेंगे? एक कंट्राडिक्शन मेथड लेंगे. जैसे अगर हमें प्रूफ करना है कि एक आदमी है जो जिंदा है और उसे हमें प्रूफ करना है कि जिंदा है, वो हालांकि जिंदा है लेकिन फिर भी प्रूफ करना है, तो मैं क्या करूंगा? कंट्राडिक्शन मेथड लगाऊंगा. मैं उसको प्रूफ करने की कोशिश करूंगा कि ये मुर्दा है, और मुर्दे आदमी में जो भी कंडीशन अप्लाई होते हैं वो सारा अप्लाई कर दूंगा, और बाद में मैं देखूंगा कि सर उसमें तो कोई कंडीशन अप्लाई हो ही नहीं रहा है, सारे फॉल्स फॉल्स फॉल्स. तो अब मैं अपने ही अजम्पशन को क्या कहूंगा कि मेरे अजम्पशंस रॉन्ग थे, एंड दैट इज व्हाई दिस मैन इज स्टिल अलाइव. ओके, क्योंकि मरे हुए आदमी में रेस्पिरेशन नहीं होता है, मैं देखूंगा उसमें तो रेस्पिरेशन होता है, उसके सारे फंक्शन चल रहे हैं, तो ये तो उस पर अप्लाई नहीं हुआ. क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मेरा अजम्पशन रॉन्ग था, और अजम्पशन रॉन्ग था इसका मतलब ये मरा हुआ नहीं है. इज नॉट डेड, ही इज स्टिल अलाइव, एंड दैट इज व्हाई माय अजम्पशन वाज रॉन्ग, एंड माय अजम्पशन वाज रॉन्ग, दैट इज व्हाई ही इज स्टिल अलाइव, ही इज नॉट डेड. ओके, तो ये चीज को हम क्या करेंगे कि रूट 2 एक इररेशनल नंबर है, लेकिन हम इसको बोलेंगे कि ये रेशनल है. कंट्राडिक्शन मेथड कि भाई ये नहीं ये रेशनल है. तो चलिए मैं बोलता हूं कि लेट रूट 2 इज अ रेशनल नंबर. रेशनल
नंबर, रूट टू एक रेशनल नंबर है, और हमें पता है कि हर रेशनल नंबर को हम न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, यानी कि रूट टू जो हो जाएगा वो a अपॉन बी के फॉर्मेट में मैं लिख सकता हूं, वेयर a एंड b आर को प्राइम एंड इंटीजर, इंटीजर भी होना चाहिए, ए और बी इंटीजर भी है, को प्राइम भी है। क्यों को प्राइम होना चाहिए? देखिए हम सारे नंबर को उसके प्योरेस्ट फॉर्म में लिखते हैं, जैसे 100 अपॉन में 200 दे दिया जाए तो कोई भी इसको 100 अपॉन 200 नहीं बोलेगा, बोलेगा 1 अपॉन 2 तो है ये। नाउ दिस इज व्हाट प्योरेस्ट फॉर्म, और ये जो है ये आपस में को प्राइम है। को प्राइम्स में मींस व्हाट, इनका एचसीएफ क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। हमने इससे पहले वाले पार्ट में ये बातें पढ़ी है, ठीक है। तो ए और बी का एचसीएफ, जब हमने ए और बी को प्राइम मान लिया है तो इनका एचसीएफ भी क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, ठीक है। ये क्यों हमने सर ये लिखने की क्या जरूरत थी? देखो अगेन कंट्राडिक्शन मेथड, हम ये दिखाएंगे कि ए और बी का फैक्टर सिर्फ 1 के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए, लेकिन हम दिखाएंगे नहीं 1 के अलावा भी कुछ है, और अगर 1 के अलावा भी कुछ है तो ये को प्राइम नहीं है, और अगर ये को प्राइम नहीं है तो ये रेशनल नंबर नहीं है, हमने तो रेशनल मान लिया है, और अगर रेशनल नहीं है तो क्या हुआ सर, इररेशनल है। वेरी सिंपल, चलिए देखते हैं, इसको हटा देते हैं। तो हमने इसको मान लिया कि ठीक है भाई ये ऐसे है, स्क्वायर बोथ साइड, स्क्वायर बोथ साइड, हमने दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे बेटा तो ये क्या हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा 2 में, और ये कन्वर्ट हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर ऐसे। अच्छा फिर से मैं क्या बोलूंगा कि भाई बी स्क्वायर इधर चला जाए, 2 नीचे आ जाए, तो ये अगला स्टेप में मान लीजिए ऐसा हो जाएगा कि सर बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ये अगले स्टेप में ये हो जाएगा। अब ए और बी दोनों इंटीजर है, और इंटीजर का स्क्वायर भी इंटीजर है, यानी बी स्क्वायर क्या है, इंटीजर है। बी स्क्वायर अगर इंटीजर है तो ए स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई 2 हो गया। यहां पर मैं लिख सकता हूं कि ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2, अभी तो यहाँ इंटीजर आया है, अदरवाइज इंटीजर नहीं आता। ओके, अब ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2, तो यहाँ पर जरा देखिए फंडामेंटल थ्योरम और अर्थमेटिक क्या कह रहा था कि अगर ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई पी देन ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाई पी, ठीक है। सो ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2 देन ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। सो यहां पर मैं बोलूंगा देन ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। सो क्या मतलब हुआ कि 2 इज अ फैक्टर ऑफ, मैं इसको लिख सकता हूं कि इसका मतलब ये हुआ कि 2 इज अ फैक्टर ऑफ ए, 2 ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2, इसका मतलब 2 एक फैक्टर है। सो 2 इज फैक्टर ऑफ ए, और इस स्टेटमेंट को थोड़ा सा हमें अच्छे से संभाल के रख लेना है, ये स्टेटमेंट को संभाल के रखना है कि 2 इज अ फैक्टर ऑफ ए, क्योंकि ए जो है 2 से डिविजिबल है। 2 से डिविजिबल कैसे है, ऐसे है। अच्छा इसके बाद अब देखिए 2 इज अ फैक्टर ऑफ ए, यानी ए इज डिविजिबल बाई 2, तो ठीक है अगर सर ए 2 से डिविजिबल है तो ए डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो कुछ इंटीजर ही तो आएगा, उस इंटीजर को क्या मान लेते हैं, सी मान लेते हैं, क्योंकि अदर वेरिएबल नहीं लाना है, ए और बी तो आ चुका है तो ए और बी को दोबारा नहीं लाना है। सो इसका मतलब ये हुआ कि सी इज सम इंटीजर, ये भाई कोई इंटीजर ही तो होगा, सी इज सम इंटीजर। चलिए जी ठीक है, ओके ये हो गया हमारा। अब देखिए यहां से मैं बोल सकता हूं कि सर इसका मतलब ये है कि a इज इक्वल टू 2c, क्या कहते हैं जी, सही है। यहां पर मैंने कुछ गलती नहीं किया कि अगर a जो है वो 2 से डिविजिबल है तो भाई a को 2 से डिवाइड करो ना, देखो क्या आता है, कुछ नहीं आता है सर, हमें क्या पता क्या आएगा, लेकिन इतना तो पता है कि सर जो भी आएगा इंटीजर आएगा, तो c इज व्हाट, c इज सम इंटीजर। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं अगले स्टेप में, और नेक्स्ट स्टेप इज लाइक दिस। ओके, अब यहां पर देखिए यहां पर क्या हुआ है, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2, या ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। तो इसी वाले इक्वेशन को मैं यहां पर लेता हूं,
कॉपी टेस्ट इधर गया, हाँ ये जो बी स्क्वायर है डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, बी ए स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई 2, ठीक है सर। तो मैं एक काम करता हूँ कि ठीक है कोई बात नहीं, इसी को आगे बढ़ा लेते हैं। ये एक स्टेप हो गया। अगला स्टेप में बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए की जगह पर क्या रख लें, 2c रख लें, चलेगा? चलेगा सर। 2c का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ये ठीक है, ओके। अब फाइनली ये क्या बना हमारा, ये बना 4c स्क्वायर, देखिए 4c स्क्वायर अपॉन में 2। तो फाइनली मैं जो यहां पर लिखता हूं कि सर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर अपॉन में 2। यहां तक क्लियर? और मुझे क्या प्रूफ करना है कि सर अभी तो मैंने दिखाई दिया कि 2 इज अ फैक्टर ऑफ ए, अगर मैं अब फिर से दिखा दूं कि 2 इज अ फैक्टर ऑफ बी, तो ये कंट्राडिक्शन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्योंकि ए अपॉन बी को हमने क्या माना था, √2 के बराबर माना था, और √2 क्या माना था, रेशनल माना था, तभी तो ये माना है कि भाई को प्राइम है आपस में और इंटीजर भी है। अगर मैं ये दिखा दूं कि नहीं ये जो 2 है ए का फैक्टर है और साथ ही साथ बी का भी फैक्टर है, तब तो ये मामला हो जाएगा। ओके, तो यहां से देखिए, यहां से अगला क्वेश्चन ये 2 1 जा 2 2 जा, तो फाइनली मेरे पास क्या निकल के आया, मेरे पास निकल के आया कि सर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर, आया ना? 2 नीचे आ जाएगा, देखिए बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू सी स्क्वायर। आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा सा। अब मुझे बताइए बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू सी स्क्वायर आ रहा है, इसका क्या मतलब समझू मैं? c इज व्हाट, c इज सम इंटीजर, तो c स्क्वायर इज व्हाट, ये भी इंटीजर। और अगर b स्क्वायर को 2 से डिवाइड करने पर इंटीजर आया है, इसका मतलब b स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2। तो यहां पर लिखूंगा कि b स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2, ये एक स्टेटमेंट हमने लिख दिया। देन b is also divisible by 2, b is also divisible by 2, ठीक है। अब इससे मैं क्या नतीजा निकालूंगा, इससे मैं नतीजा यही निकालने वाला हूं, यही वाला कि सर इसका मतलब है b is also divisible by 2, मतलब 2 is a factor of b, 2 is a factor of b। और इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से समेट देता हूं यहां पर, ये देखिए ये हमने ले लिया। अब 2 स्टेटमेंट हमारे आ गए, ये 2 स्टेटमेंट आए, यहां पर क्या प्रूव हुआ कि सर 2 इज अ फैक्टर ऑफ ए, 2 इज अ फैक्टर ऑफ बी। और सर हमने तो ए और बी को क्या माना था, को प्राइम माना था, यानी HCF 1 आना चाहिए, 1 के अलावा कुछ आना ही नहीं चाहिए। यहां तो सर 2 आ गया, कॉमन फैक्टर 2 भी आ गया। ये कंट्राडिक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ठीक है, कंट्राडिक्शन तो हो रहा है सर। तो ये कंट्राडिक्शन कैसे आया, ये कंट्राडिक्शन आया कैसे बताइए? हमारे रॉन्ग अजम्पशन से आया। रॉन्ग अजम्पशन क्या है कि सर इस √2 को हमने a अपॉन बी मान के रेशनल नंबर मान लिया था, ठीक है। और रेशनल नंबर की खूबी क्या है कि आपस में भाई इंटीजर होते हैं और को प्राइम के फॉर्मेट में हमने लिख दिया, क्योंकि हर नंबर तो को प्राइम के फॉर्मेट में होता है। ओके सर, सो मैं यहां पर लिखूंगा लास्ट में दिस कंट्राडिक्शन अराइज, ये लास्ट स्टेटमेंट कि भाई ये कंट्राडिक्शन हो गया कि नहीं हो गया? 2 is a factor of a and 2 is a factor of b, ये तो कंट्राडिक्शन हो गया। सो यहां पर एक लाइन लिख भी सकता हूं, 2 is factor of both a and b, this contradiction arise, this contradiction arise due to our wrong assumption, assumption
ये भाई कंट्राडिक्शन कैसे अराइज हुआ? ड्यू टू अवर रॉन्ग अजम्पशन, हेंस √2 इज नॉट अ रेशनल नंबर। हेंस √2 इज नॉट अ रेशनल नंबर, कि भाई √2 जो है वो रेशनल नंबर नहीं है। अब अगर √2 रेशनल नंबर नहीं है तो √2 है क्या फिर? अगर रेशनल नंबर नहीं है तो क्या है? देन √2 इज एन इर्रेशनल नंबर है, फिर इर्रेशनल नंबर। ठीक है, ये प्रूव हो गया बेटा, इजीली हो गया, कोई दिक्कत नहीं आई। देख लो फिर से, √2 को हमने पहले रेशनल मान लिया, कंट्राडिक्शन मेथड लगाया, तो √2 अगर रेशनल है तो p/q के फॉर्मेट में होगा, हर रेशनल नंबर होता है, यानी यहाँ पर हमने a/b ले लिया, और a और b आपस में को प्राइम होगा और इंटीजर भी होगा। स्क्वायर बोथ साइड कर दिया, तो ये कुछ ऐसे अलजेब्रा कर लो, बहुत इजीली है। यहाँ से क्या प्रूव हो गया कि भाई 2 जो है वो a का फैक्टर है। फिर यहां पर आए कि अगर 2 जो है a का फैक्टर है तो ये स्टेटमेंट तो लिख ही सकते हैं ना, और c को क्या बोलेंगे? इंटीजर बोलेंगे। c को हमने इंटीजर बोल दिया। फिर यहां से ये स्टेटमेंट बिल्कुल आसान। फिर यही वाला स्टेटमेंट को उठाया और यहां पर रख दिया, b² = a²/2। और अब क्या किया सर? b² तो ऐसे रहने दिया, a का वैल्यू जो है a की जगह पे पुट कर दिया, सब्सटीट्यूट कर दिया। ये क्या बना? b² = 4c²/2, b² = 4c²/2। कट पीट के क्या हुआ? b² = 2c², यानी कि b² डिवाइडेड बाई 2 = c²। और अभी हमने तो यहाँ पर बोला था कि c सम इंटीजर, तो ये c² भी इंटीजर होगा। इसका मतलब b² इज डिविजिबल बाई 2। देन b इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। अगर b² 2 से डिविजिबल है तो b भी 2 से डिविजिबल है। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 इज अ फैक्टर ऑफ b, 2 is a factor of a, 2 is a factor of b, 2 is a factor of both a and b. This contradiction arise due to our wrong assumption. क्या wrong assumption था? हमने एक irrational को rational माना, hence √2 is not a rational, इसलिए है √2 rational नहीं है। then √2 is an irrational number, प्रूव हो गया, खत्म कहानी। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अब फिर से प्रूफ करना है कि भाई √3 को प्रूफ करिए जरा। ठीक है, √3 को कर देते हैं, चलो, और अब शॉर्टकट में कर देंगे, है ना। यहां पर जो दिया हुआ है ये हमसे कह रहा है कि भाई √3 को जरा करके देखिए। ठीक है, √2 तो हो गया, क्या पता तुक्का लग गया हो, क्या पता तुक्का लग गया हो, है ना, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर वही दिया है, √2 को प्रूफ किया, फिर आगे √3 को भी प्रूफ किया गया, है ना। तो थोड़ा इसमें ऐसा दिया जाता है कि समझ में नहीं आता है, तो हम चलो इसको फिर से यहाँ पर लिखते हैं, है ना। अब देखो, प्रूव √3 इज irrational number and irrational नंबर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? कंट्राडिक्शन मेथड, लेट √3 बी अ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर मान लीजिए भाई ये रेशनल है, और अगर ये रेशनल है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि √3 इज इक्वल टू व्हाट? a/b, जहां पर a और b इज को प्राइम, ये को प्राइम एंड इंटीजर। ये इंटीजर तो होंगे ना? हाँ, इंटीजर होंगे, ये हमने लिख दिया। अच्छा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, वही वही पुराना तरीका, स्क्वायर बोथ साइड। हमने दोनों तरफ स्क्वायर किया, तो इधर क्या जाएगा? इधर आ जाएगा 3, और इधर आ जाएगा a²/b², a²/b²। ठीक है, आगे जो बनेगा ये देखिए, आगे जो बनेगा ये बनेगा b² इज इक्वल टू a²/3। अब इससे क्या नतीजा निकालते हैं कि सर b तो एक इंटीजर है, और इंटीजर का स्क्वायर भी इंटीजर है, इसका मतलब b² एक इंटीजर है, और a² 3 से डिवाइड हुआ और इंटीजर है, इसका मतलब a² इज डिविजिबल बाई 3। एंड इफ a² इज डिविजिबल बाई 3 देन a इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3। तो यहाँ पर बस वही बात को लिख देते हैं हम लोग, if
a square is divisible by 3, then a is also divisible by 3। अगर a स्क्वायर 3 से डिविजिबल है, a स्क्वायर 3 से डिविजिबल है, तो a इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3। इसका क्या मतलब हुआ सर? इसका मतलब वो हुआ जो आपको ब्रैकेट में लिखना है। इसका मतलब हुआ कि 3 इज अ फैक्टर ऑफ 3 इज अ थ्री इज अ फैक्टर ऑफ ए। इसको थोड़ा सा अच्छे से समेट लीजिए। सर 3 इज अ फैक्टर ऑफ ए, ये हो गया हमारा। अब क्या प्रूव करेंगे कि सर 3 इज अ फैक्टर ऑफ बी। चलिए आगे का स्टेटमेंट लिखते हैं कि ठीक है भाई 3 इज अ फैक्टर ऑफ ए है, तो इसका मतलब तो ये हुआ सर कि ये a डिवाइडेड बाई 3 करूंगा तो कुछ इंटीजर आएगा, और वो इंटीजर को मैं क्या मान लेता हूँ? उस इंटीजर को मैं c मान लेता हूँ, और यहाँ पर लिख देता हूँ कि c इज सम इंटीजर। c इज सम इंटीजर कि अगर 3 इज अ फैक्टर ऑफ ए, इसका मतलब a जो है 3 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब देखिए a 3 से डिवाइड हो रहा है तो कोई इंटीजर आएगा, तो c मान लिया उस इंटीजर को। ठीक है जी। अच्छा अब क्या करेंगे हम लोग भाई? यहां से मैं बोलूंगा कि a इज इक्वल टू वॉट? a इज इक्वल टू वॉट सर? a इज इक्वल टू 3c। ये a इज इक्वल टू 3c। नाउ मैं क्या करूंगा भाई? मैं इसी इक्वेशन को यहां पर पटकूंगा। ये जो है कॉपी, यस पेस्ट। हाँ यार भाई पेस्ट हुआ। हाँ तो चलिए यहाँ पटकते हैं। शेप, ये लाइन ले लिया हमने। ठीक है, इधर से अलग करेंगे। अब बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये मैंने इक्वेशन लिया क्योंकि ये पहले से ही दिया हुआ है, तो इसको हम यूज करेंगे ना अपने फायदे के लिए, हम तो यूज कर लेंगे। मैथमेटिक्स में क्या होता है कि भाई जो चीज आपको लगे यूज कर लीजिए अपने फायदे के लिए। ओके सर। अब देखिए यहाँ पर मैं बोलूंगा कि सर यहाँ पर जो है ये बी स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा, ए का वैल्यू वहां पर ए स्क्वायर की जगह पर ए का वैल्यू रख देता हूं, और ए का वैल्यू क्या है? देखिए 3c है, ए का वैल्यू 3c है, तो यहाँ पर आ जाएगा 3c का स्क्वायर। अपॉन में क्या हो जाएगा? 3 होगा। ये अपॉन में तो 3 ही होगा। ठीक है। अब देखिए क्या बनेगा ये बी स्क्वायर। अगला स्टेप लीजिए। बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9c स्क्वायर अपॉन में 3। क्या बनेगा इसका? सर 3 1 जा 3 3 जा, तो फाइनली मेरे पास बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आया बेटा? 3c स्क्वायर, ये आया। और फिर मैं देखता हूं यहाँ पर बी स्क्वायर अपॉन में 3 इज इक्वल टू सी स्क्वायर। अब ये स्टेटमेंट जो है फिर से इसको कवर करने की जरूरत है, काफी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। ठीक है, यहाँ पर जैसे देखिए ए स्क्वायर डिविजिबल बाई 3, बी स्क्वायर आया था, तो यहाँ भी तो बी स्क्वायर डिविजिबल बाई 3, तो सी स्क्वायर। सी क्या है? सी को हमने किधर माना है? सी इज सम इंटीजर, तो सी स्क्वायर इज ऑल्सो सम इंटीजर। इसका मतलब सर बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 सम इंटीजर आ रहा है, तो बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 है। और अगर बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 है तो बी भी तो 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो यही वाला स्टेटमेंट वहां पर क्या करेंगे? पुट कर देंगे। देखिए यहाँ पर छोटे से में रख लेते हैं। इफ बी स्क्वायर is divisible by 3, then b is also divisible by 3। भैया अगर बी स्क्वायर 3 से डिविजिबल है तो बी भी 3 से डिविजिबल है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है। अब इसका क्या मतलब हुआ? सर इसका कुछ मतलब तो होगा, जरूर मतलब होगा। क्या मतलब होगा? मन में सोच लीजिए आप लोग। ये बी स्क्वायर, यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, ये बी है ना। ये बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3, देन बी इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3। इसका सर मतलब बहुत बेहतरीन होता है, और ये हुआ कि
3 is a factor of 3 is a factor of b। और इसको आप बहुत बेहतरीन तरीके से अलग कर लीजिए। ये स्टेटमेंट, ये एक स्टेटमेंट आ गया, 3 इज अ फैक्टर ऑफ ए, 3 इज अ फैक्टर ऑफ बी। क्यों? क्योंकि b इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3। b जो है 3 से डिवाइड हो रहा है, तो 3 इज अ फैक्टर ऑफ b का फैक्टर 3 हो जाएगा। अब देखो दो स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट ये, एक स्टेटमेंट ये क्यों हो रहा है भाई? ये तो कंट्राडिक्शन हो गया ना। ये कंट्राडिक्शन अराइज क्यों हो रहा है? हम लिखेंगे यहां पर कि 3 इज फैक्टर ऑफ बोथ ए एंड बी। ए और बी दोनों का है, 3 फैक्टर है। और यहां पर तो हमने क्या बोला था कि सर ए और बी आपस में को प्राइम है, ठीक है। तो मैं बोलूंगा दिस कंट्राडिक्शन अराइज, this contradiction arise due to our wrong assumption, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि hence √3 is not a rational number, not a rational number। इसका मतलब √3 जो है एक रेशनल नंबर नहीं है। तो भैया √3 अगर एक रेशनल नंबर नहीं है तो √3 है क्या? यहां लिख लीजिए, hence √3 is an irrational number। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। देख लीजिए एक बार फिर से, है ना। तो ये हमने √3 को प्रूव कर दिया। इसी तरह से कोई भी नंबर ले लो, अब √5 को लोगे तो जहां जहां 3 आ रहा था ना वहां वहां 5 आ जाएगा। √7 को लोगे तो जहां जहां √3 आ रहा है वहां वहां 7 आ जाएगा, है ना। चलिए, तो ये हो गया हमारा, इसको हमने प्रूव कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ बात की गई है कि सम और डिफरेंस, द सम और डिफरेंस ऑफ अ रेशनल एंड एन इररेशनल नंबर इज इररेशनल, द प्रोडक्ट ऑफ क्वोशिएंट ऑफ अ नॉन जीरो रेशनल नंबर इज इररेशनल, ठीक है। ये थोड़ा सा इस पे भी बात कर लेंगे हम लोग। देखिए, इस पे भी थोड़ा हमें बात करना चाहिए, ठीक है। तो इस पे थोड़ा बात कर लेते हैं हम लोग, है ना। देखिए, बोला गया है कि भाई एडिशन और सब्ट्रैक्शन, एक रेशनल ले लीजिए, ठीक है ना, एक इरेशनल ले लीजिए। अगर इसके बारे में हम सारा कुछ सोचेंगे कि भाई रेशनल इरेशनल का क्या होता है, थोड़ा सा इसके ऊपर बात कर लेते हैं ना। रेशनल माइनस इरेशनल, ये क्या आ सकता है, ठीक है बेटा। तो देखिए, मैं अगर इसका एग्जांपल दूं, ये माइनस है, इरेशनल में से इरेशनल घटाओगे तो क्या आएगा? तो यहाँ पर देखिए 3 प्लस √2 माइनस √2, रेशनल इरेशनल क्या आ गया सर? यहाँ पर तो फिर रेशनल आ गया। लेकिन दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि सर √3 माइनस √2, ये क्या आएगा सर? ये यही आ जाएगा कि √3 माइनस √2, तो सर इरेशनल भी आ गया। तो ये डिपेंड करता है कि अगर रेशनल में से आप इरेशनल को घटाते हो तो रेशनल भी आ सकता है, इरेशनल भी आ सकता है, ठीक है। या इरेशनल में से रेशनल को घटाते हो, यहाँ पर बेसिकली जो हमने किया है वो इरेशनल है, इरेशनल में से रेशनल को घटाया है ना, ये चीज। अच्छा, इसी तरह से ऐड करके जरा देख लो, ऐड कर लेते हैं। अगेन वही इरेशनल, 3 प्लस √2 प्लस √2, इरेशनल, ओके। यहां पर इरेशनल को रेशनल से किया ना, ठीक है। यहां पर 3 लिख लीजिए, -3, तो ये -3 प्लस 3 कट गया तो √2 आ गया, तो इरेशनल आ गया, ठीक है। और इस बार क्या किया, एक रेशनल था एक इरेशनल था, तो इरेशनल ही आया। इस बार दोनों के दोनों इरेशनल हैं, ठीक है। तो इसको एक बार और समझते हैं।
देखिए रेशनल इरेशनल को अब इसके बारे में बात कर ही लेनी चाहिए कि रेशनल और इरेशनल। तो रेशनल को मैं सीधे सीधे आर से लिखता हूं और इरेशनल को आई आर से लिखता हूं, है ना, ये इरेशनल है हमारा। अब जरा इसमें चेक करेंगे कि चीजें क्या आ रही है एडिशन सब्ट्रैक्शन पे। तो रेशनल नंबर मैंने जैसे कोई ले लिया 3, माइनस कर रहा हूं इरेशनल नंबर √3 से, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, 3 माइनस √3 ही आएगा। तो ये क्या बना सर, इरेशनल बना, है ना, ये तो बना इरेशनल। अच्छा, और कुछ अपॉर्चुनिटी है हमारे पास, ठीक है, रेशनल हमने ले लिया, कोई भी रेशनल ले लो, कोई भी रेशनल ले लो, उसमें से जब इरेशनल घटाओगे ना तो वो इरेशनल ही आएगा। तो रेशनल में से जब भी आप इरेशनल को माइनस करोगे आपके सामने हमेशा इरेशनल ही आएगा। ठीक है बेटा, यहाँ तक क्लियर है। अब इरेशनल में से अगर रेशनल को घटाते हैं तो क्या होगा सर, अगर मैं इरेशनल में से रेशनल को घटाता हूं तो क्या है, देखते हैं इसको भी। जैसे मान लीजिए 3 माइनस √3 है और या ऐसे है, और इसमें से मैं √3 को घटाता हूं, ये है हमारा इरेशनल में से इरेशनल को देख लेते हैं ना, इरेशनल में से इरेशनल को, तो ये क्या आ रहा है, ये आप देख सकते हो, ये कट जाएगा और फाइनली मेरे पास 3 आएगा। तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि सर रेशनल आएगा। तो रेशनल में से इरेशनल को घटाया, इरेशनल ही आएगा, लेकिन इरेशनल में से इरेशनल को घटाऊं तो रेशनल भी आता है और इरेशनल भी आता है, दोनों चीजें आती हैं। ये देखो अब सर, यहाँ पर है √5 इरेशनल और यहाँ पर है √2, क्या आ जाएगा सर, यही चीज आ जाएगा, √5 माइनस √2। अब ये है इरेशनल, तो सर ये दोनों चीजें आ रही हैं, यानी इरेशनल में से इरेशनल को घटाया तो इरेशनल भी आ सकता है, रेशनल भी आ सकता है। और सर रेशनल को रेशनल से करेंगे तो क्या आएगा, वो तो बेटा रेशनल ही आएगा ना, एडिशन सब्ट्रैक्शन में तो आएगा, मल्टीप्लिकेशन में भी आएगा, डिवीजन में हम नहीं बोल सकते हैं। तो निचले क्लासेस में आप लोगों ने क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ा होगा क्लास 8 के अंदर, उसमें सारी चीजें डिस्कस की गई है ना। ठीक है, तो ठीक है, ये थोड़ा सा एक जरूरी चीज था इसलिए मैं इस पे आ गया। आगे देखते हैं। अब शो दैट ये जो है ना, कुछ हमें शो करना है कि भाई शो दैट 5 माइनस √3 इज इरेशनल। 5 माइनस √3 यहां पर बोला गया है शो या प्रूफ शो 5 माइनस √3, 5 माइनस √3 इज एन इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, ठीक है, इसको प्रूफ करना है। तो फिर से अगेन ये वैसे इरेशनल नंबर है, साफ साफ दिख रहा है, लेकिन प्रूफ कैसे करेंगे। तो हम मानते हैं कि 5 माइनस √3 को हम एक रेशनल नंबर मानेंगे, और रेशनल नंबर होगा तो a/b में होगा ऐसे, और a और b आपस में क्या होगा, को प्राइम होगा, को प्राइम, और इंटीजर भी होगा, इंटीजर भी होगा, दोनों होगा बेटा, ठीक है। चलो अब क्या करते हैं, इस माइनस √3 को उधर ले लो और a/b को इधर ले लो। अल्जेब्रिकली कुछ भी गलत नहीं है, तो मैंने भी माइनस ये 5 हो गया, ये इधर आ जाएगा तो ऐसा कुछ हो गया, और ये उधर जाएगा तो ये √3 प्लस में आ गया। ठीक है, मैं इसको ऐसे लिख लूँ एक बार थोड़ा सा समझने के लिए, सर ये थोड़ा सा दिखने में अच्छा लगेगा, 5 माइनस a/b। अब देखो इधर वाला क्या है, इधर वाला तो सर साफ साफ समझ में आता है कि इरेशनल है, इरेशनल है, इक्वल टू ये क्या है, 5 एक रेशनल है, a/b भी क्या है, a/b भी तो रेशनल ही है ना, हमने रेशनल माना था ना भाई, a भी इंटीजर b भी इंटीजर, तो रेशनल में से रेशनल को घटाओगे तो क्या आएगा, रेशनल ही आएगा। अब ये चीज कैसे हो गया, एक इरेशनल नंबर एक रेशनल नंबर के बराबर कैसे हो गया, ये इसलिए हुआ क्योंकि ये हमारा अजम्पशन रॉन्ग था। सो दिस कंट्राडिक्शन arise due to our wrong assumption, our wrong
assumption, और wrong assumption क्या है? wrong assumption that रूट फाइव नहीं है, 5 है, 5 माइनस रूट 3 इज अ रेशनल नंबर, इज अ रेशनल नंबर। हेंस मैं इसको दूसरा कलर ले लेता हूं। हेंस 5 माइनस रूट 3 इज एन इररेशनल नंबर, इररेशनल नंबर। तो ये प्रूव हो गया हमारा भाई, 5 - रूट 3 जो है वो एक इररेशनल नंबर है, ठीक है। अब अगेन शो दैट 3 रूट 2 एज एन इररेशनल नंबर, यहां पे कर लेते हैं। शो इसको दिखाना है, 3 रूट 2 इज एन इररेशनल इररेशनल नंबर, यानी 3 रूट 2 को दिखाना है आपको ये एक इररेशनल नंबर है, ठीक है। तो पहले इसको मैं रेशनल मान लेता हूं, मैं इसको बोलता हूं कि ठीक है भाई 3 रूट 2 ये जो है p/q के फॉर्मेट में आ गया, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्मेट में आ गया, जहां पर p और q ओ प्राइम है, ओ प्राइम है, और क्या है, और इंटीजर भी है, ये इंटीजर भी है, ठीक है बेटा। चलिए अब मैं क्या करता हूँ, थ्री को बस इधर ले लेता हूँ, तो इधर आ गया रूट 2 इज इक्वल टू 3 p/में 3q, ये। अब देखो ये जो है ये रूट 2, ये हमें पता है पहले से ही कि ये तो सर इररेशनल है, ये तो इररेशनल है, और p इंटीजर है, 3 भी इंटीजर है, q भी इंटीजर है, ठीक है। और बेसिकली देखा जाए तो भाई ये इंटीजर का क्या होगा, इंटीजर का जब भी आपस में डिवाइड होता है, मल्टीप्लाई होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, एडिशन होता है, तो बेटा ये जो है रेशनल नंबर ही आता है। इंटीजर आए चाहे नहीं आए, लेकिन आएगा रेशनल नंबर, तो इधर हो गया हमारा रेशनल नंबर, रेशनल। अब ये कंट्राडिक्शन कैसे आया, दिस कंट्राडिक्शन अराइज टू ड्यू टू अवर रॉन्ग अजम्पशन, यही एक घिसा पीटा वाक्य लिख लेंगे, दिस कंट्राडिक्शन अराइजेस, इसमें दिया है क्या ऐसा, लेट्स अज्यूम दैट, ठीक है, सिंस रेशनल, ठीक है। दिस कंट्राडिक्शन is due to our wrong assumption, hence ये जो 3 रूट 2 है, hence 3 रूट 2 is irrational number, irrational number, ठीक है। यहां तक हमने कर लिया। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग 1.3 पे, फिर प्रूव दैट ये सारी चीजें हैं। तो चलिए इसको अगले पेज पर हम लोग लेंगे। ये आप देख सकते हो एक्सरसाइज 1.3 आ गया हमारा। इससे पहले हमने एग्जांपल्स किया था, प्रूव दैट रूट 5 इज एन इररेशनल नंबर, कि भाई रूट 5 को प्रूव करिए एक इररेशनल नंबर है। चलिए रूट 5 इज इररेशनल नंबर, इसको प्रूव करना है। प्रूव रूट 5 इज
इरेशनल नंबर। ओके, तो मैं इसको क्या मानूंगा कि भाई ये रेशनल है। सो लेट्स √5 इज रेशनल। मैंने इसको रेशनल मान लिया, और अगर ये रेशनल है तो भाई √5 इज इक्वल टू क्या होगा, ये होगा a/b, जहां पर a और b को प्राइम होंगे आपस में, ये आपस में a और b को प्राइम होंगे, और क्या होंगे, इंटीजर भी होंगे, ये इंटीजर होंगे। ठीक है, अब मैं स्क्वायर बोथ साइड, ये पहले से ही पता है आप लोगों को, है ना, कर चुके हैं एग्जांपल में। तो स्क्वायर बोथ साइड करेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा 5, ये होगा a² / b², वेरी सिंपल। फिर ये आगे बढ़ के इसको मैं क्या बोल सकता हूँ कि सर ये b² इज इक्वल टू a² / 5, और यहां से मैं डायरेक्टली बोल सकता हूं कि इफ a² इज डिविजिबल बाई 5 देन a इज ऑल्सो डिविजिबल 5। तो ये स्टेटमेंट मैं नहीं लिखता और मैं डायरेक्टली एक स्टेटमेंट लिख देता हूं कि 5 इज फैक्टर ऑफ a, और इस स्टेटमेंट को ही तो संभाल के रखना है, ये स्टेटमेंट को संभाल के रखना है। यहां से फिर से कि सर b क्या है, b को तो हमने इंटीजर माना है ना, b को इंटीजर माने तो b² का भी, b² भी क्या होगा, इंटीजर होगा। तो a² 5 से डिवाइड हो रहा है तभी तो इंटीजर आ रहा है ना, तो इसका मतलब a² डिविजिबल बाई 5 है। और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहता है कि सर अगर a² 5 से डिविजिबल है तो a भी 5 से डिविजिबल होगा, और अगर ऐसा होगा तो 5 इज अ फैक्टर ऑफ a। ए 5 से डिवाइड हो रहा है तो 5 तो फैक्टर होगा ना ए का, तो ये हमने स्टेटमेंट लिख दिया। अब आगे यहां से फिर से, ठीक है सर, अगर 5 ए का फैक्टर है ना, तो कल को आप ये बात हमसे कहेंगे कि 5 डिवाइडेड बाई ए, तो सर यहां पर तो हम सी बोलेंगे, और सी को क्या बोलेंगे, सम इंटीजर, सम इंटीजर होगा। भाई 5, गलती तो नहीं हो गया, गलती हो गया, खतरनाक गलती हो गया, 5/a नहीं होगा, a/5 होगा। हाँ, क्योंकि बेटा 5 इज अ फैक्टर ऑफ ए, ठीक है, तो ए नीचे होगा ना, क्लियर है ना भाई, ए इज डिविजिबल बाई 5 है, तो ए 5 से डिवाइड हो रहा है तो कोई इंटीजर ही आना चाहिए। अब देखो मैं क्या करूंगा, ठीक है भाई सर, ये जो है ना a इज इक्वल टू सर 5c, ये हो गया हमारा। अब मैं क्या करता हूं, इस वाले आदमी को, ये जो b² इज इक्वल टू a²/5 है, इस वाले आदमी को इधर लेके आता हूं। चलो भाई आ जाओ, b² इज इक्वल टू a²/5, इस वाले आदमी को ले लिया हमने। आगे मैं अगर बढ़ूंगा तो मैं बोलूंगा a की जगह पे a का वैल्यू रख दो, क्या रख दो सर, 5c² / 5। ये किसके बराबर है, b² के बराबर है। तो चलिए यहाँ पर एक दिखाता हूं मैं आपको कि सर b² इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 c²/5, ऐसा कुछ हो जाएगा। ओके, इसको इधर पटक लेते हैं, b² इज इक्वल टू, ये 5 1 जा एंड 5 5 जा, तो क्या हो जाएगा, b² इज इक्वल टू 5c²। तो अगले स्टेप में क्या होगा, अगले स्टेप में हो जाएगा b²/5 इज इक्वल टू c²। अब मुझे बताओ b²/5 इज इक्वल टू c², c² क्या है, c सम इंटीजर, सम इंटीजर, c को कोई इंटीजर माना था हमने, तो b² को 5 से डिवाइड करने पर अगर इंटीजर आ रहा है तो इसका मतलब b जो है 5 से डिवाइड हो रहा है, राइट। तो अगर b 5 से डिवाइड हो रहा है, सॉरी b² 5 से डिवाइड हो रहा है तो b भी 5 से डिवाइड हो जाएगा, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। और अगर b 5 से डिवाइड हो रहा है तो 5 जो है वो b का क्या हुआ, फैक्टर हुआ। तो बस इसी बात को हम यहाँ पर लिखेंगे कि 5 इज अ फैक्टर ऑफ b। और ये दोनों स्टेटमेंट जो है ये अपने आप में कंट्राडिक्शन वाले हैं। 5 इज अ फैक्टर ऑफ ए, 5 इज अ फैक्टर ऑफ बी, और जबकि हमने ए और बी को क्या माना था भाई, ए और बी को तो हमने को प्राइम माना था, और उसी को मान के तो हमने इसको रेशनल माना था। तो भैया ये को प्राइम तो नहीं रहे, को प्राइम नहीं रहे तो हमने जो माना था वो फिर क्या हो गया सर, वो तो गलत हो गया, हमने जो माना था वो तो गलत हो गया। सो मैं यहां पर लिखूंगा दिस कंट्राडिक्शन अराइजेस या अराइज due to our wrong assumption
रॉन्ग अजम्पशन, हेंस भाई रॉन्ग अजम्पशन हो गया। अजम्पशन क्या था आपका? आपका अजम्पशन था कि भाई लेट्स रूट 5 इज अ रेशनल नंबर। आपका अजम्पशन तो यही था ना, आपका अजम्पशन यही था, आपका अजम्पशन यही था कि लेट्स 5 इज अ रेशनल नंबर। और ये अजम्पशन तो क्या हो गया? ड्यू टू अवर रॉन्ग अजम्पशन, ये कंट्रडिक्शन हो गया। और कंट्रडिक्शन इसलिए हो गया, हमारा अजम्पशन रॉन्ग था। तो भाई मैं क्या बोलूंगा कि मेरा अजम्पशन रॉन्ग था, अजम्पशन था हमारा रेशनल नंबर, तो मैं बोलूंगा हेंस, इसलिए मैं बोलूंगा हेंस रूट 5 इज एन इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर। प्रूव हो गया ये चीज। अगेन कंट्राडिक्शन मेथड, कंट्राडिक्शन मेथड से हमने इसको प्रूव कर दिया। ठीक है, अब अगला है प्रूव दैट 3 प्लस 2 रूट 5 इज ए इरेशनल नंबर। अब इसको प्रूव करना है। 3 प्लस 2 रूट 5 है ना, चलिए इसको भी देख लेते हैं। 3 प्लस 2 रूट 5, 3 प्लस 2 रूट 5 प्रूव 3 प्लस 2 रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। ओके, अगेन वही कंट्राडिक्शन मेथड जिंदाबाद। 3 प्लस 2 रूट 5 इज इक्वल टू a अपॉन b, वेयर a b को प्राइम और इंटीजर, को प्राइम एंड इंटीजर। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। अब मुझे देखो, मुझे कंट्रडिक्शन ये दिखाना है कि इस नंबर में पहले से एक नंबर अभी प्रूफ किया कि रूट 5 जो है ना वो इरेशनल है। इधर a इंटीजर है, b इंटीजर है, 3 इंटीजर है, 2 इंटीजर, सारे इंटीजर को एक तरफ लेके चले जाओ, उनका आपस में कुछ भी होगा वो रेशनल आएगा और इधर इरेशनल रह जाएगा। कंट्रडिक्शन कि सर एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस अगर है तो रेशनल इज इक्वल टू इरेशनल तो कभी नहीं हो सकता है ना, है ना? तो कंट्रडिक्शन दिखाएंगे। सो कंट्राडिक्शन सर, पहले तो एक काम करते हैं, 2 प्लस रूट 5 इज इक्वल टू, ये 3 उधर जाएगा तो a अपॉन बी माइनस 3 हो जाएगा। ओके, और ये होगा तो कुछ ऐसे होगा कि a माइनस 3b अपॉन में b, ये कुछ इस तरह से हो जाएगा यानी। ठीक है, तो मैं फिर से एक स्टेप लिख देता हूँ, है ना, आप लोगों को समझने के लिए। इसे 2 रूट 5 जो हुआ वो a माइनस 3b अपॉन में b हो जाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अब 2 को उधर भेज दीजिए बस। तो सर इधर हो जाएगा सिर्फ रूट 5 इज इक्वल टू a माइनस 3b अपॉन में 2 इंटू बी। अब देख सकते हो आप लोग बेटा, है ना, ये इधर सारे के सारे जो डिजिट हैं, नंबर्स जो भी है, वो सब के सब रेशनल है। रेशनल को आपस में कुछ भी कर लो, यहाँ पर देखो सब्ट्रैक्शन भी हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन भी हो रहा है, डिवीजन भी हो रहा है, कुछ भी कर लो, ये क्या बनेगा? ये तो एक रेशनल नंबर बनेगा, ये तो एक रेशनल नंबर बनेगा। लेकिन हमें पता है कि सर ये वाला जो है ना ये तो इररेशनल है, ये इररेशनल है। एज वी नो रूट 5 इज एन इररेशनल नंबर एंड a माइनस 3b अपॉन में 2b ये रेशनल है। सो ये रेशनल इरेशनल बराबर कैसे हुआ? किसने किया सर ऐसा? कहां से गड़बड़ हुआ? बेटा यहां से गड़बड़ हुआ। ये हमारा गड़बड़ पॉइंट इधर है। ये तुम्हारा अजम्पशन था ना, आपने तो माना था कि ऐसा है, ये अजम्पशन रॉन्ग है, तो वही घिसा पिटा स्टेटमेंट लिख लो। An irrational number never be equal to rational number. This contradiction arises due to our wrong assumption. Hence, this one is not a rational number. मैं अब थोड़ा सा और शॉर्ट करता हूं। कंट्राडिक्शन arises due to our wrong assumption. Hence ये पूरा इतना, hence 3 plus 2 root 5
इज, हमने तो इसको रेशनल माना था, कंट्रडिक्शन हो गया तो रेशनल नहीं रहा। सो इसलिए 3 + 2√5 इज एन इर्रेशनल, इर्रेशनल नंबर। ठीक है, यहां तक हो गया हमारा। अब अगला क्वेश्चन था, इसी में एक और दिया हुआ था, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इन इर्रेशनल। अब इन सबको भी करना है बेटा, है ना, इन सबको 1/6 7√5, देखो मैं 1/6 7 रूट 1/√2 7√5, ओके। तो इसको तो देखो यहीं पे कर देते हैं ना, इस वाले को यहीं पर करते हैं हम लोग। ये एक लाइन ले लो ऐसे, ठीक है, इधर ही कर लेते हैं। 1/√2 1/√2, बेटा इसको भी a/b मान लो ऐसे, थोड़ा सा अच्छे से लिख लो भाई। 1/√2 a/b मान लो, ठीक है, मान लो। ये हो गया हमारा। अब क्या करो, दोनों को ऐसे उल्टी कर दो, है ना, उलट दो दोनों को, क्या करना है, इतना कुछ नहीं सोचना है। तो ये हो जाएगा √2 = b/a, और इसको जो आपने माना है, ये a और b क्या माना है, इंटीजर माना है, इंटीजर माना है, ठीक है। आपने माना है कि सर 1/√2 रेशनल है, इसलिए a/b के फॉर्मेट में होगा और ये इंटीजर होगा, सही बात है सर। तो अब क्या आया बताओ, √2 = b/a। इधर क्या बना, इधर सर इर्रेशनल, हमें पता है ये इर्रेशनल है, और सर इधर क्या आया, सर ये रेशनल है। अगेन वही घिसा पिटा स्टेटमेंट लिख लीजिए, an irrational can never be equal to rational, so this contradiction arises due to a wrong assumption, hence 1/√2 is a irrational number। खत्म करो कहानियां। अब उसी तरह से 7√5 6 + √2 कर लो ना यार, आपको क्या दिक्कत है, कर सकते हो बेटा आप। ये देखो 7 + √5 7√5, इसको भी a/b मान लो और इसको रेशनल मान लो, है ना, और ये a/b एक इंटीजर होना चाहिए, a b इंटीजर हो गया, ठीक है। तो क्या करना है, चुपचाप 7 को नीचे ले लो, तो ये 5 इधर रह गया, a/7 भी। अब देखो इधर वाला क्या हो गया, रेशनल। हर जगह क्या दिखाना है आपको, कंट्राडिक्शन दिखाना है। इधर वाला क्या हो गया, इर्रेशनल, इर्रेशनल, इधर वाला इर्रेशनल हो गया, कंट्राडिक्शन आ गया। ओके, ये 6 + √2, तो इसको देख लो, यहां पर देख लेते हैं कि भाई 6 + √2, इसको भी a/b मान लीजिए, और क्या करना है, बस 6 को उधर भेज दो बेटा, और क्या करना है। तो ये √2 = a/b - 6। अब आपको साफ साफ दिख रहा है कि भाई इंटीजर का इंटीजर से कुछ भी करेंगे, इसको आपने इंटीजर मानना है, इंटीजर, है ना, इंटीजर है ये, क्योंकि आपने इसको पहले रेशनल माना है। अब हो क्या गया कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड तो इक्वल ही नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है कि सर इर्रेशनल रेशनल के बराबर हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। तो ये कंट्राडिक्शन आ गया, दिस कंट्राडिक्शन अराइज ड्यू टू अवर रॉन्ग असम्पशन, खत्म। इसलिए √2 इज, देखो ये क्या है, ये इर्रेशनल है ना, ये तो पहले से ही पता है, और ये क्या है, ये तो सर रेशनल है ना, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। चलिए, तो 1.3 का 1 2 3 क्वेश्चन हो गया, ठीक है, आगे देखते हैं। ओके, अब ये खत्म हो गया हमारा। फिर 1.4 है, ओके 1.4 ही है बस, 1.3 ही है बस, ठीक है। तो ठीक है, हमने इसमें बेसिकली इर्रेशनल नंबर को प्रूव करना सीखा और कुछ नहीं सीखा, जिसमें यूज क्या किया हमने, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक को यूज किया, है ना। इफ, इधर गया भाई, हाँ, b² डिवाइडेड बाई 5 देन b इज आल्सो डिवाइडेड बाई 5, दैट इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अगर b² 5 से डिवाइड है तो b इज आल्सो डिविजिबल बाई 5, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ठीक है बेटा। क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन होगा, अगर किसी नंबर का मैं स्क्वायर कर रहा हूं और वो किसी से डिवाइड हो रहा है, तो सर b × b/5 लिखेंगे, तो b, ये b प्राइम नंबर होगा, फिर कंपोजिट नहीं हो सकता है,
ठीक है, तो यही फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक आ गया। और उसके बाद ये प्रूव करना सीखा कंट्राडिक्शन मेथड से कि भाई एक चीज जो था ही नहीं हमने वही मान लिया और कंडीशन अप्लाई किया तो पता चल गया भाई ये तो फेल हो रहा है कंडीशन। तो ये कंट्राडिक्शन कहाँ से आ रहा है? कंट्राडिक्शन आ रहा है कि हमारा अजम्पशन जो था वो रॉन्ग था, तो इस वजह से ऐसा हो गया। ठीक है, तो चलिए इसको यहीं पर ख़त्म करते हैं। एक पार्ट और बच गया है, आई होप कि उसको भी हम अगले पार्ट में यानी पार्ट 6 में कवर करके फर्स्ट चैप्टर जो है हमारा कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।